चैप्टर 11 लॉस्ट कंट्रोल अनखौ। शर्मा सर की डांट सुनकर रॉकी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह आदित्य को पीटने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन अचानक रुक जाता है। मन ही मन सोचता है, इसे यहाँ मारना ठीक नहीं, इसे तो मैं बाहर देख लूंगा। उधर आदित्य किसी सेलिब्रिटी की तरह चारों तरफ से लड़कियों से घिरा हुआ था। तभी उनमें से एक सुंदर लड़की नकली दुख के साथ आदित्य से कहती है, आदित्य, तुम्हारे बारे में सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। उस लड़की का नाम नेहा गुप्ता था। नेहा की बातें सुनकर श्रेया के चेहरे पर गुस्सा साफ झलकने लगा। अगर उसका बस चलता तो वह नेहा का वहीं खून कर देती। मतलब आदित्य के लिए आंसू बहाने वाली ये लड़की है। आदित्य की चिंता में हर दिन अस्पताल जाने वाली मैं थी। भगवान से आदित्य की सलामती के लिए दुआ करने वाली भी मैं थी, और यहाँ कोई और ही उसका सारा क्रेडिट छीन रही है। श्रेया की नज़रों में जलन साफ झलक रही थी। वहीं दूसरी तरफ आदित्य अब इन लड़कियों से परेशान हो चुका था। क्लास के बाकी लड़के, खासकर रोशन, जल भुनकर राख हो रहे थे। वह मन ही मन सोचता, ये लड़कियां भी ना, एक हैंडसम लड़का देखते ही उसके पीछे दौड़ने लगती हैं। कुछ देर बाद आदित्य कैंटीन में खाना लेकर बैठने की जगह तलाश रहा था। तभी उसने देखा कि श्रेया एक टेबल पर अकेले लंच कर रही थी। आदित्य उसकी तरफ बढ़ा और बोला, श्रेया, क्या मैं तुम्हारे साथ टेबल शेयर कर सकता हूँ? श्रेया ने उसे देखा और गुस्से में भड़कते हुए बोली, तुम्हारी नई दोस्त नेहा कहाँ है? उसके साथ क्यों नहीं बैठ जाते? क्लासरूम में तो तुम दोनों बड़ी हंसी खुशी बातें कर रहे थे। श्रेया की इस प्रतिक्रिया से आदित्य थोड़ा असमंजस में पड़ गया। अब इसे क्या हुआ? उसने मन ही मन सोचा। फिर वह उसे शांत करते हुए बोला, श्रेया, हम बस बात कर रहे थे। वो मेरी दोस्त नहीं है। उसे बस मेरी चिंता थी, बस। आदित्य की यह बात सुनकर श्रेया ने उसे गुस्से में जवाब दिया, चिंता? सच में? वो तुमसे झूठ बोल रही थी। वह बस तुम्हें फुसलाकर अपना दोस्त बनाना चाहती है। श्रेया की यह बात सुनकर आदित्य जोर जोर से हंसने लगा। तुम हंस रहे हो? मैं इतनी सीरियस बात कर रही हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? श्रेया का गुस्सा और बढ़ गया। आदित्य ने हंसना बंद किया और गंभीर होते हुए कहा, श्रेया, उसकी चिंता करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम हमेशा मेरे साथ हो। तुम्हारे साथ रहते हुए मुझे किसी और दोस्त की ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर श्रेया का गुस्सा धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। लंच के बाद आदित्य वॉशरूम गया। हाथ धोते समय उसने अचानक अपने सीने में तेज दर्द महसूस किया। उसे ऐसा लगा जैसे कोई खतरनाक ताकत उसकी तरफ बढ़ रही हो। आदित्य झुक गया और ठीक उसी वक्त एक जबरदस्त पंच उसके सिर के ऊपर से गुजरा। उसने ऊपर देखा, वहां रॉकी खड़ा था, गुस्से में तिलमिलाया हुआ। रॉकी बिना कुछ कहे आदित्य पर ताबड़तोड़ हमले करने लगा, लेकिन आदित्य बड़ी आसानी से हर पंच को डोज कर रहा था। बीच बीच में आदित्य रॉकी से पूछता, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? मुझ पर क्यों हमला कर रहे हो? लेकिन रॉकी किसी भी सवाल का जवाब देने के मूड में नहीं था। आखिरकार आदित्य का सब्र टूट गया। उसने रॉकी के एक पंच को अपने हाथ से रोकते हुए उसे कसकर पकड़ लिया। रॉकी उसकी ताकत देखकर हैरान रह गया। 2 महीने में ये इतना ताकतवर कैसे हो गया? उसने मन ही मन सोचा। रॉकी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन आदित्य की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह चाह कर भी आजाद नहीं हो पा रहा था। आदित्य, मुझे छोड़ दो! रॉकी चिल्लाया। आदित्य गुस्से में बोला, छोड़ दूंगा। पहले ये तो बता, तुझे मुझसे प्रॉब्लम क्या है? रॉकी हंसते हुए बोला, मेरी प्रॉब्लम तुम हो। तुम्हें तकलीफ में देखकर मुझे सुकून मिलता है। तुम भले ही बदल गए हो, लेकिन मेरी नज़र में तुम वही लूजर हो। रॉकी की बात सुनकर आदित्य की आंखों में गुस्सा भर गया। उसकी शक्ल पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। तुम्हें मुझे मारने में मजा आता है ना? चलो, अब मैं देखता हूँ तुम्हें मुझसे मार खाने में कितना मजा आता है। ये कहते ही आदित्य ने रॉकी के सीने पर जोरदार पंच मारा। रॉकी दीवार से जा टकराया और खून की उल्टियां करने लगा। लेकिन आदित्य यहीं नहीं रुका। उसने रॉकी का सिर पकड़कर दीवार पर पटकना शुरू कर दिया। तभी रॉकी के दोस्त वहां पहुंचे। उन्होंने जब रॉकी को खून में लथपथ देखा और आदित्य को उसका सिर दीवार में पटकते हुए पाया, तो उनके होश उड़ गए। आदित्य अब एक राक्षस की तरह लग रहा था। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी और उसकी आंखों में निर्दयता झलक रही थी।
जब आदित्य ने रॉकी के दोस्तों को देखा तो उसने उनकी तरफ देखा और एक डरावनी हंसी हंसने लगा। यह देख रॉकी के दोस्त डर के मारे कांपने लगे और वहां से भाग गए। लेकिन तभी आदित्य ने अचानक अपने सीने में तेज दर्द महसूस किया। दर्द इतना बढ़ गया कि आदित्य की चीख निकल गई और कुछ ही पल में वह दर्द के कारण बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ा। चैप्टर 12 पावरफुल बैकग्राउंड। आदित्य स्कूल की कैंटीन में अचानक बेहोश हो गया था। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक हॉस्पिटल के बेड पर पाया। उसने घड़ी की ओर देखा। रात के 11 बज रहे थे। उसके मन में सवालों का तूफान उठने लगा। मुझे क्या हुआ था? मैं स्कूल में था, फिर यहाँ कैसे पहुंचा? मेरे साथ हुआ क्या था? वह अपनी याददाश्त पर जोर डालकर घटनाओं को याद करने की कोशिश करता है। लंच के बाद मैं वॉशरूम गया था और फिर अचानक उसे रॉकी का चेहरा याद आता है। वह रॉकी को वॉशरूम में देखा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वह उलझन में अपनी सोच से बाहर निकल आया और थकान से फिर से सो गया। अगली सुबह जब आदित्य की आंख खुली तो सुबह के 7 बज चुके थे। उसने एक नर्स को अपने पास खड़ा देखा। मैं यहाँ कैसे पहुंचा? उसने नर्स से पूछा। नर्स ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम कमजोरी की वजह से बेहोश हो गए थे। तुम्हारे प्रिंसिपल ने तुम्हें यहाँ एडमिट करवाया। नर्स की बात सुनकर आदित्य का शक बढ़ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह बस कमजोरी के कारण बेहोश हुआ था। लेकिन उसने ज्यादा सवाल पूछने से खुद को रोका और हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचने के बाद उसने सबसे पहले खुद को फ्रेश किया। तभी उसे श्रेया की याद आई। श्रेया को उसने ट्रीट देने का वादा किया था। उसने तुरंत श्रेया को कॉल किया और उसे मून रेस्टोरेंट में मिलने बुलाया। कुछ समय बाद मून रेस्टोरेंट में श्रेया ने आते ही आदित्य से सवाल किया, आदित्य, कल स्कूल में क्या हुआ था? तुम बेहोश क्यों हो गए थे? आदित्य ने सिर झटकते हुए कहा, मुझे कुछ याद नहीं। श्रेया को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ। तभी आदित्य को अचानक रॉकी की याद आई। उसने श्रेया से पूछा, रॉकी कहाँ है? श्रेया ने जवाब दिया, रॉकी हॉस्पिटल में एडमिट है। टीचर कह रहे थे कि वह सीढ़ियों से गिर गया था। यह सुनकर आदित्य के चेहरे पर गंभीरता आ गई। उसने मन ही मन सोचा, रॉकी को मैंने आखिरी बार वॉशरूम में देखा था। वह मुझ पर हमला कर रहा था। फिर क्या हुआ? आदित्य को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। मुझे लगता है रॉकी भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट होगा जहां मैं था, आदित्य ने कहा और श्रेया की तरफ देखने लगा। श्रेया, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ रॉकी से मिलने, आदित्य ने कहा। आदित्य की बात सुनकर श्रेया ने जिद की कि वह भी साथ चलेगी। आदित्य ने उसे मना नहीं किया। हॉस्पिटल पहुंचकर रिसेप्शनिस्ट से पूछने पर पता चला कि रॉकी वार्ड नंबर 10 में था। जब वे वार्ड के पास पहुंचे तो आदित्य ने श्रेया को बाहर रुकने के लिए कहा और खुद अंदर चला गया। अंदर रॉकी के 2 दोस्त पहले से मौजूद थे। जैसे ही उन्होंने आदित्य को देखा, उनके चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। आदित्य भाई, हमें माफ़ कर दो। हम आज के बाद तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। परेशान करना तो छोड़ो, हम कभी आपको नज़र भी नहीं आएंगे। हमें नहीं पता था कि तुम इतने ताकतवर हो और इतने पावरफुल बैकग्राउंड से आते हो। उनकी बात सुनकर आदित्य चौंक गया। मैंने क्या किया? तुम लोग मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो? और तुम किस बैकग्राउंड की बात कर रहे हो? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। आदित्य ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, भाई, आप भूल गए। अच्छी बात है। हम भी भूल जाते हैं। कल स्कूल में कुछ भी नहीं हुआ था। वह दोनों डरते हुए कहते हैं। असल में उन्हें सख्त हिदायत दी गई थी कि रॉकी के साथ जो कुछ भी हुआ, वो हादसे के बारे में बात बाहर नहीं जानी चाहिए और रॉकी के मैटर में आदित्य का नाम गलती से भी नहीं आना चाहिए। स्कूल ने बड़े ही चालाकी से रॉकी और आदित्य के मैटर को अलग अलग करवा दिया था। इससे स्कूल को 2 तरीके से फ़ायदा होने वाला था। पहले तो उनका स्कूल बदनाम होने से बच जाता और दूसरी बात, वह उन पावरफुल लोगों से बच जाते जो पल पल आदित्य पर नज़र रख रहे थे। यहाँ उन दोनों लड़कों के अजीब बातें सुनकर आदित्य को और भी उलझन होने लगी। उसने रॉकी की ओर देखा जो बेसुध पड़ा था। आदित्य को बताया गया कि रॉकी कोमा में है। क्या मैंने रॉकी को मारा? उसने उन दोनों से पूछा। उन दोनों ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। ये सुनकर आदित्य दंग रह गया। अगर मैंने रॉकी को मारा तो मुझे याद क्यों नहीं है? मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा? तभी एक झटके में आदित्य को कुछ याद आया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और दिल तेजी से धड़कने लगा।
हेलो दोस्तों, ये कहानी मेरी खुद की लिखी हुई है। अगर आपको इस कहानी के आगे के चैप्टर्स सुनने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें मेरे साथ। Ein Sapitam